वचन था उसमें जो पॉइंट दिया था वो हमें देखना है। अब निर्विभक्ति रूप हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं सविभक्ति रूप। सविभक्ति रूप का मतलब क्या है आपको पता है? सविभक्ति रूप का मतलब है जिसमें विभक्ति साथ में हो। विभक्ति मतलब कारक चिन्ह, जिसे आप परसर्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वो कारक चिन्ह जब किसी संज्ञा के साथ लगे होते हैं, कोई भी कारक चिन्ह, तो उस संज्ञा का वचन कैसे बनेगा, यानी एक वचन से वो बहुवचन किस तरह से बनेगी, ये हमें देखना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा नियम क्या कहता है। नियम कह रहा है कि निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने किसी संज्ञा के साथ यदि कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं में ओ अथवा यो का प्रयोग करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझिए। जैसे यहाँ पे कहा है कि अगर कोई भी संज्ञा है हमारी, यानी ये इसने बोला है कि जैसे निर्विभक्ति रूप से जो हमने बहुवचन बना लिया, जैसे मान लो शब्द है हमारा लड़के, यानी शब्द हमारा क्या था, लड़का। इस लड़का से हमने जो बहुवचन बनाया वो क्या बनाया, लड़के। अगर इस लड़के शब्द के साथ कोई कारक चिन्ह आ जाता है और इसका बहुवचन बनाया जाता है, जैसे मान लो लड़के ने, इसके साथ ये कारक चिन्ह आ गया, अगर इसका बहुवचन बनाया जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, लड़कों ने। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका बहुवचन इस ओ के साथ बनाते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर जो निर्विभक्ति रूप से बना हुआ कोई शब्द है, अब हम इसे सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं, नियम से अगर हम बाहर हटके इसको जाने तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संज्ञा के साथ यदि कारक चिन्ह लगा दिया गया है और तब उसका बहुवचन बनाया जा रहा है तो वहां पर ओ या यो का प्रयोग करते हैं। और इस ओ का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस ओ का प्रयोग जब हम करते हैं, इसका प्रयोग होता है यदि शब्द हमारा एकारांत है, आकारांत है, ठीक है, उ उकारांत, यानी उकारांत और उकारांत है अगर, और यो का प्रयोग हम करते हैं ई के साथ, ठीक है, ई और ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई। तो हमें ध्यान रखना है इस छोटी ई और बड़ी ई के साथ ही हम यो का प्रयोग करते हैं और बाकी सब जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं। अब ये कैसे, इसे हम थोड़े से उदाहरण से और समझते हैं कि इसने क्या कहा है, उस बात को हम समझते हैं। तो देखो जैसे इसने उदाहरण दिया है कि जैसे हमने संज्ञा बनाई थी, जैसे हमारी संज्ञा एक वचन थी, जैसे शब्द है लड़का, आपको पता है लड़का आकारांत है, जब हम इसका निर्विभक्ति रूप बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, लड़के बनाते हैं। निर्विभक्ति रूप मतलब जब उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, तो हम इसके साथ इसका बहुवचन कैसे बनाते हैं, ए लगाकर बनाते हैं, आ को हटाकर ए लगाकर बनाते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई था। लेकिन अगर इसी शब्द के साथ कोई कारक चिन्ह अगर आ जाता है और तब इसका बहुवचन हमें बनाना होता है तो ये लड़के नहीं लड़कों में बदलता है, यानी अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ओ लगाकर बनाएंगे। इसी तरह से जैसे शब्द हमारा दिया है यहाँ पर भक्त, आपको पता है पुल्लिंग संज्ञा है और एकारांत है, और पुल्लिंग संज्ञा एकारांत अगर होती है तो उसका बहुवचन भी क्या होता है, वही होता है। तो भक्त का, भक्त यहाँ पे बहुवचन है किस रूप में, निर्विभक्ति रूप में। लेकिन यही इस भक्त के साथ अगर हम को कारक चिन्ह लगा देते हैं, अब जरूरी नहीं है कि को कारक चिन्ह हो, ने कारक चिन्ह भी हो जाएगा, कोई और भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब है कोई भी कारक चिन्ह अगर हम लगा देते हैं तो ये जो हमारा शब्द है ये क्या हो जाता है, ये हमारा भक्त ना होकर क्या बन जाएगा, फिर भक्तों हो जाएगा। तो अब हम इसका बहुवचन कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसी तरह से हम एक स्त्रीलिंग शब्द लेते हैं। अब हमने देखो यहाँ पे देख लिया दोनों पॉइंट पुल्लिंग के, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं स्त्री शब्द जो है हमारा। तो स्त्री शब्द का जब हम निर्विभक्ति रूप में बहुवचन बनाते हैं तो हमने जाना था कि अगर बड़ी ई आई है लास्ट में तो हम इस बड़ी ई को किस में बदलेंगे, इस छोटी ई में बदलते हैं। ये छोटी ई में बदल दिया और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इस तरह से बनाया है। ये कौन सा रूप था, इसका निर्विभक्ति रूप था। अब जब हम इसका सविभक्ति रूप बनाते हैं तो जैसे ने कारक चिन्ह हमने लगा दिया तो ये स्त्रियां ना होकर क्या हो गया, स्त्रियों हो गया, अब ओ लगा है, ठीक। इसी तरह से जैसे यहाँ पर अध्यापिका दे दिया, अध्यापिका का जब हम बहुवचन बनाते हैं निर्विभक्ति रूप में तो अध्यापिकाएं ही लगाते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं। लेकिन जैसे ही इसके साथ कारक चिन्ह लगता है, ये सविभक्ति रूप में आता है, तो इसका क्या हो जाता है, ओ लगाकर हमें इसका बहुवचन बनाना पड़ता है, अध्यापिकाओं, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ गई आप लोगों को बात? चलो ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। और ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर पढ़ाने पर फोकस कर रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों की कमेंट को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी, तो ये आपको समझना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। न्यू ऑफर है कोई? नहीं, कोई ऑफर नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, जो आज का पॉइंट है हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वचन की इस क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं और ये उस उदाहरण को आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निर्विभक्ति रूप की, ठीक है। तो हम निर्विभक्ति रूप में बनाते हैं। वाक्य हमारा दिया है, इस स्कूल का लड़का विदेश गया है। तो यहाँ पर इस वाक्य के अंदर आपको इस वाक्य में जो लड़का शब्द है इसको बहुवचन बनाकर इस वाक्य का प्रयोग करना है, ठीक है। वाक्य को बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो वाक्य हमारा दिया है, इस स्कूल का लड़का विदेश गया है। अब जल्दी से फटाफट से आप बताइए कि क्या बनेगा इसका वाक्य। तो हम बात करते हैं, तो इसका हम बहुवचन क्या बनाएंगे। देखो ये तो हो गया हमारा एक वचन, अब हमें इसका क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन हम कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे इस स्कूल के लड़के विदेश गए हैं, ठीक है। इस स्कूल के लड़के विदेश गए हैं। और दूसरा वाक्य हमारा दिया हुआ है क्या, सविभक्ति रूप। सविभक्ति रूप हमारा क्या कहता है कि लड़के ने हिंदी पढ़ी। वाक्य यहाँ पे कह रहा है कि लड़के ने हिंदी पढ़ी। अब ये हमको पता है इस वाक्य में जो लड़का शब्द है ये क्या है, एक वचन है। इसका बहुवचन कैसे बनेगा, इसका हम बहुवचन बनाते हैं। तो इसका बहुवचन बनेगा
लड़कों ने हिंदी पढ़ी, लड़कों ने हिंदी पढ़ी। अब देखो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ जाती है कि जिस तरह से ये हमें यहाँ पर पॉइंट दिया है, अब इसको ही समझो जो इससे पहले वाला जो आपका नियम है जो मैंने आपको समझाया इस वाक्य से। अब ये वाक्य हमने बना लिया, आपको अंतर अपने आप समझ में आएगा। सबसे पहले वाक्य पे वापस आइए, जो हमारा क्या है, निर्विभक्ति रूप है। इस निर्विभक्ति रूप में जो हमारी संज्ञा है लड़का, ये हमारा एक वचन था, ठीक है। ये संज्ञा हमारी कैसी थी, एक वचन में थी। एक वचन क्या था, लड़का। और इसका जब हमने बहुवचन बनाया तो वो क्या बनाया है हमने, लड़के, ठीक है। इसी तरह से बनाया, क्यों, क्योंकि इस लड़का शब्द के बाद कोई कारक चिन्ह यहाँ नहीं था। इसका मतलब ये बिना कारक चिन्ह के है, और जब ये बिना कारक चिन्ह के है तो इसका जो बहुवचन बनेगा वो क्या बनेगा, लड़के बनेंगे। और इसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब इसी चीज को हमने यहाँ पर देखा कि जैसे ही लड़का शब्द के साथ ने कारक चिन्ह लग जाता है तो ये लड़के हो जाता है, कारक चिन्ह लगने के साथ। रूल नंबर 2 में हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्यों ऐसा होता है। बस अपना समझिए कि ये जो शब्द है यहाँ पर ये एक वचन हो गया, ये ने कारक चिन्ह आ गया। ने कारक चिन्ह के साथ जो एक वचन शब्द है इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो वो क्या हो गया है, वो लड़कों हो गया है। तो हमें ये बात कुल मिला के समझ में आ जाती है कि सविभक्ति रूप में हमें ध्यान देना है कि सविभक्ति रूप में शब्द चाहे कोई सा भी हो वो औ या यों से बनेगा। यों से बनने वाला कौन सा शब्द होता है, जिसका कारांत ई होता है, वो उनमें यों लगता है, और बाकी सारे शब्दों में क्या लगता है, औ लगता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि सविभक्ति रूप हमारा किस तरह से बनता है। तो बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर भी लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है, जो मैं यहाँ पे बताती हूँ। अगला उदाहरण और देखते हैं हम। जैसे हमें परिवर्तन देखना है, कैसे परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है इन सारी चीजों में। निर्विभक्ति रूप में हमारा एक पहला वाक्य दिया हुआ है, हाथी पेड़ तोड़ रहा था, सॉरी हाथी पेड़ तोड़ रहा है। यहाँ ये जो हमारा वाक्य है, अब ये बताइए इसमें जो ये हाथी शब्द है ये क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, जल्दी से बताइए, ठीक है। जो हमारे छात्र हैं जो कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो वो छात्र शायद उन्होंने हमारी लास्ट क्लास नहीं ली है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा। आराम से बैठिए, जिन छात्रों ने हमारी लास्ट क्लास नहीं ली है उनको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे छात्र बोल रहे हैं कि मैम टीचिंग के लिए कुछ बात करनी है। जिनको भी, देखो मैं आपको बता रही हूँ, जिनको भी टीचिंग से संबंधित कुछ बात करनी है या हमारे साथ मिलकर पढ़ाना चाहते हैं, हम दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, केवल हिंदी की बात कर रही हूँ। अगर मेरे साथ मिलकर निधि अकेडमी के अंडर में अगर हिंदी को पढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुझसे ट्रेनिंग लेना कि किस तरह से हम स्टूडेंट को पढ़ाएं, तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहले बताओ, मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे बताइए। एक वचन है, बहुत बढ़िया, सही बताया। यहाँ पे जो हाथी है वो क्या है, एक वचन है। अब आपको क्या करना है, इसका बहुवचन बनाना है। हाथी पेड़ तोड़ रहा है, इसका बहुवचन क्या होगा, तो आपको पता है कि आप इसका बहुवचन क्या बनाते हैं, हाथी पेड़ तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वाक्य हो गया, हाथी पेड़ तोड़ रहे हैं। अब देखो ये जो हमारा हाथी है ये एक वचन, और यहाँ जो हाथी है ये भी हमारा क्या है, ये बहुवचन हो गया। लेकिन इन दोनों में क्या कोई अंतर है, तो इनमें कोई अंतर नहीं है। तो हमको पता है हमारा जो नियम था, जो नियम हमने पढ़ा था वो नियम हमारा पूरी तरह से काम कर रहा है। हमें पता चलता है ये हाथी बहुवचन है क्योंकि इसके वाक्य की प्रकृति से पता चल रहा है, और ये हाथी हमारा क्या है, एक वचन है। अब इसी चीज को अगर हम बनाते हैं किसमें, सविभक्ति रूप के साथ, यानी सविभक्ति रूप, जैसे यहाँ पे हमने रखा हाथी ने पेड़ तोड़ दिया, तो शब्द है हमारा हाथी ने, तो हाथी के साथ यहाँ पे ने कारक चिन्ह आ गया है। अब अगर आप इसका बहुवचन बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप जल्दी से बताइए फटाफट से कि हाथी ने पेड़ तोड़ दिया, इसका बहुवचन अगर आपको बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। किशन कुमार कह रहे हैं हाथियों ने पेड़ तोड़ दिया। बहुत सुंदर किशन, आपने सही आंसर बताया कि यहाँ क्या हो जाएगा। अब देखो एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अब हाथियों शब्द तो आएगा ही, लेकिन वो जो नियम था हमारा कि जो बड़ी ई है वो किसमें बदल जाएगी, छोटी ई में, तो वो नियम भी यहाँ पे काम करेगा क्योंकि हम इसका बहुवचन बना रहे हैं। यों लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा हाथियों, समझ गए। यही कारण होता है कि हमारा जो छोटी बड़ी ई है कभी छोटी ई में आ जाती है, कभी बड़ी ई में आ जाती है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो हाथी का जब हमने बहुवचन बनाया हाथियों, तो ये क्या हो गया, छोटी ई में आ गया। तो हाथियों ने पेड़ तोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने वाक्य को यहाँ पर बहुवचन बनाते हैं और हमको ये साफ अंतर पता चलता है कि ये जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है हाथी से हाथियों हमने बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है, विभक्ति है, यानी कारक चिन्ह आया है। तो कारक चिन्ह आने की वजह से हाथी का हाथियों बनाना पड़ा, और अगर कारक चिन्ह नहीं होता है तो हाथी का हाथी ही रहता है। क्यों रहता है, किस कारण से रहता है, ये आप सभी लोगों को पता है, पहली क्लास में आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जान चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया है, हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट नंबर 2, ये रूल नंबर 1 है हमारे सविभक्ति में। पॉइंट नंबर 2 जो है वो हमारा क्या कहता है, बस कुछ नहीं, आपको एक बात सिखाने की कोशिश करता है कि जो संज्ञा मतलब अब इसमें कौन सी संज्ञा, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा। तो आपको पता है कि हमारी एक आकारांत पुल्लिंग संज्ञा थी, उस संज्ञा के बारे में बात कर रहा है कि जो संज्ञा यानी आकारांत पुल्लिंग संज्ञा एक वचन होती है, यदि वाक्य में उसके साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं में एक वचन के साथ भी ए का प्रयोग करते हैं। देखो ये कहना क्या चाह रहा है उस बात को आप समझिएगा। इसने कहा है, इसका कहना है कि जैसे हमारी कोई संज्ञा, जैसे कोई भी संज्ञा दी हुई है जो क्या है, आकारांत पुल्लिंग है। अब आकारांत पुल्लिंग संज्ञा आप किसको समझते आए हैं अभी तक, जैसे शब्द है हमारा लड़का, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैसे शब्द है हमारा लड़का, और इस शब्द को, एक मिनट, शब्द है लड़का, इस लड़का शब्द को अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमने यहाँ पे कहा कि लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, लड़का पढ़ रहा है, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमारा शब्द है ये लड़का है, सीधा सिंपल सा, और आराम से पढ़ रहा है। अब इसमें अगर हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो इसका बहुवचन हम कैसे बनाते हैं? तो हम बनाते हैं कि इसका अगर बहुवचन बनाएंगे, इसके नीचे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, लड़के लड़के पढ़ रहे हैं, तो ये बन गया सीधा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इस लड़का शब्द के साथ यहाँ हम कोई कारक चिन्ह रख दें, ठीक है, यहाँ हम अगर कोई कारक चिन्ह रख दें तो ये लड़का शब्द लड़का ना रहकर लड़के हो जाता है। कैसे, किस प्रकार से? जैसे हमने लिखा लड़के ने पढ़ाई की, ठीक है, हमने वाक्य बना दिया लड़के ने पढ़ाई की। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो लड़के शब्द है ये भी हमारा क्या है, एक वचन है। यहाँ पे ये लड़के शब्द हमारा बहुवचन है, ठीक है। अब इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लड़कों ने पढ़ाई की, लड़कों ने पढ़ाई की, इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे चेंज हुआ है। तो दिमाग में अब ये सवाल आता है कि ये लड़के एक वचन क्यों हुआ, किस कारण से? तो ध्यान रखिएगा, ये जो लड़के एक वचन हुआ है ये सिर्फ इस कारक चिन्ह की वजह से हुआ है, और ऐसा किनके साथ होता है, केवल आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के साथ होता है। मतलब ये कि जब ये शब्द इस तरह से आया और उसके साथ कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो हम इसका अ हटाकर ए लगा देते हैं और वे एक वचन में ही रहता है। बस इसी को समझाने की कोशिश की है कि ऐसी चीज हमें हर शब्दों के साथ देखनी है। जैसे उदाहरण में हम देखें कौन कौन से शब्दों के साथ हम इस चीज को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इस तरह की जो स्थिति है वो हमारे किन किन शब्दों के साथ आती है। जैसे मान लो किन किन शब्दों के साथ हम देखेंगे, जैसे शब्द हो गया हमारा कोयला। जो कोयला शब्द है, अगर आप बोलते हो कि यहाँ कोयला की खान है या कोयले की खान है, तो जैसे ही कोयला शब्द के साथ की आ जाता है तो आप बोलते हो कोयले की, ठीक है, कोयले की खान। समझ गए ना? इसी तरह से शब्द आता है हमारा एक लोहा। अब ये लोहा है, आकारांत है, पुल्लिंग है, तो आप अगर ऐसे बोलते हो लोहे की छड़ या लोहा की छड़, तो आप ध्यान देंगे कि आपको कैसे बोलना होगा, लोहे की छड़, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? तो ये हुआ है इस कारक चिन्ह की वजह से, ठीक। जो कारक चिन्ह है वो आता है, जैसे हम बोलते हैं सोना, चांदी सोना जो होता है, ठीक है, तो अगर हम कहें सोना की अंगूठी या सोने की अंगूठी, शब्द है सोना, ठीक है, धातु है ये, तो हम जब इसके साथ कारक चिन्ह लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, सोने की अंगूठी, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो हमारी आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं, यदि उनके साथ कोई भी कारक चिन्ह अगर लगा दिया जाता है तो हम उसके एक वचन में भी आ हटाकर किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। लास्ट में यही हमारा ट्विस्ट होता है जो हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे जो वचन है हमारा, उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो महत्वपूर्ण बातें जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हमें इन पर फोकस करना है और हमें इन पर ध्यान देना है। यहाँ से सीधे सीधे हमारी परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। और पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट आता है कुछ संज्ञाओं के साथ गण, वृंद, लोग और जन, ठीक है। ऐसे ये चार शब्द हैं जिनको हम किसी संज्ञा के साथ लगाकर इनका क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं, ठीक है। इनसे हम क्या करते हैं, उस संज्ञा का बहुवचन बना देते हैं। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इनके साथ औ और यों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कभी भी गणों, वृंदों या लोगों या जनों, इस तरह का प्रयोग हम नहीं करेंगे इनके साथ। जैसे शब्द आ गया हमारा बालक गण, तो बालक गण, बालक एक वचन है और इसका बहुवचन बनाने के लिए अगर देखें तो बालक गण अपने आप में बहुवचन होता है। इसी तरह से शिक्षक गण अपने आप में बहुवचन होता है, सबको समेटे है। भक्त गण, पाठक गण, विद्यार्थी गण, व्यापारी गण, अतिथि गण, गुरुजन, ठीक है, भक्तजन, स्त्रीजन, मित्रजन, गरीब लोग, अमीर लोग, नेता लोग, जाट लोग, नारी वृंद, प्राणी वृंद, शिशु वृंद। ये इस तरह से हमारे क्या बनाते हैं, एक शब्द के पीछे लगकर ये उसको क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। तो ये हमारी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गण, वृंद या लोग या जन, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कभी प्रत्यय का काम करता है और किसी शब्द का बहुवचन बना देता है। तो इस तरह का प्रश्न आता है तो आप इसको नोट डाउन करिएगा, ऐसे आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसमें आपको अब ये बताइए, यहाँ पे वाक्य प्रयोग है, दो वाक्य आपके सामने दिए हैं। शिक्षक गणों को विद्यालय में समय पर आना चाहिए या शिक्षक गण को विद्यालय में समय पर आना चाहिए, दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए? आप ये बताएंगे कि पहला सही होना चाहिए, वन सही होना चाहिए या सेकंड को सही होना चाहिए, ये आपको बताना है कि इसमें गलती क्या है। और आपकी परीक्षा में जो प्रश्न यहाँ से आता है वो यही आता है कि शिक्षक गण होगा या शिक्षक गणों होगा। यहाँ पे छात्र कह रहे हैं आंसू का बहुवचन बताइए मैम। आंसू का बहुवचन आंसू होता है, ठीक है, और अगर कारक चिन्ह लग जाएगा तो फिर आंसुआ हो जाएगा। समझ गए? चलो, बहुत बढ़िया, सारे छात्र हमारे सही आंसर दे रहे हैं कि आंसर दो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षक गण होना चाहिए, शिक्षक गणों नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें पता चलता है ये हमारा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा, देखो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे शब्द हमारा दिया है हस्ताक्षर, जैसे शब्द है प्राण, दर्शन, होश, आंसू, होठ, दाम, अक्षत। अक्षत कहते हैं उन चावल को जो पूजा में तिलक लगाने के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान आदि, ये इस तरह के कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा किस में रखे जाते हैं, बहुवचन में रखे जाते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न किस तरह से, अब आपको बताना है। 2 वाक्य आपके सामने हैं, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य। आजकल तुम्हारा बाल बहुत टूट रहा है, ऐसे लिखेंगे या हम ऐसे लिखेंगे आजकल तुम्हारे बाल बहुत टूट रहे हैं। बताओ जल्दी से, फटाफट से क्या लिखेंगे हम, जल्दी से बताओ फटाफट। बी आंसर कह रहे हैं, यानी दूसरा सही रहेगा। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही आप लोगों ने जवाब दिया कि आजकल तुम्हारे बाल बहुत टूट रहे हैं। तो हमको पता है बाल क्या है, हमारा बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर तुम्हारे शब्द आएगा और यही हमारा क्या होगा, सही। अब यहाँ बाल हमारा इसने एक वचन दिया इसलिए तुम्हारा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलती हो जाएगी इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 3 दिया है कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। कुछ संज्ञाएं हमारी ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग किसमें होता है, हमेशा एक वचन में हम रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है जनता, प्रजा, भीड़, पुलिस, संसद, वर्षा, पानी, धातु और अधातु। धातु और धातु में कैसे आता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोयला, ये सब क्या है, एक वचन ही रहते हैं। चाहे वाक्य हमारा कैसा भी हो, हमेशा क्या रहते हैं, उसमें एक वचन ही रहते हैं और इनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे मान लो हम जनता के लिए बोलते हैं कि जनता परेशान हो रहे हैं या जनता परेशान हो रही है, क्या आप लिखते हैं, तो जनता परेशान हो रही है। अब आपको पता है जनता के पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी हम किस में रखते हैं, एक वचन में रखते हैं। ऐसे ही हम प्रजा शब्द के बारे में प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। तो जैसे वाक्य बताइए इसमें कौन सा सही होगा, घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई या घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई। अब ये हमारा पहला वाक्य और ये हमारा दूसरा वाक्य। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई, इसको क्या बनाया है, बहुवचन बनाया है, और घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई ये एक वचन है। तो कौन सा सही होगा, पहला सही होगा कि दूसरा सही होगा, बताओ जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बात, पहला सही होगा। लगभग सभी के आंसर बहुत सुंदर, सभी छात्रों ने आंसर बिल्कुल सही बताया है। तो हमारा पहला ही सही होगा, यानी ये सही होगा। पुलिस पहुंच गई ये हमारा सही है, पुलिस पहुंच गई ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पुलिस शब्द है वो हमारा क्या है, एक वचन है, इसलिए क्रिया भी हमारी किसमें रहेगी, एक वचन में रहेगी। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आया है, प्रश्न संख्या 4 है हमारे यहाँ पर। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग बहुवचन में होता है। हम यहाँ पर देखते हैं आदरणीय व्यक्तियों। आदरणीय व्यक्तियों में कौन आते हैं, जैसे हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, मामा जी हैं, चाचा जी हैं, ये सब हमारे, या हम कहें हमारी उम्र से बड़े जो हैं वे सब हमारे लिए क्या होते हैं, आदरणीय होते हैं, तो वे सब हमारे लिए बहुवचन होंगे। दूसरा आता है महापुरुष, जो हमारे देश के महापुरुष हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ कार्य किया है, कुछ काम किया है, तो उन्हें हम आदर सत्कार के साथ रखते हैं, और आदर सत्कार के साथ रखते हैं तो वे भी हमारे क्या आ जाते हैं, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। जैसे दूसरा दिया उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति, जो उच्च पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, या जैसे हम कहते हैं कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं, तो इन उच्च पदों पर ये आश्रित होते हैं, तो इन सबको हम आदर के साथ ही बोलते हैं, और आदर के साथ बोलते हैं तो ये सब भी हमारे किसमें आते हैं, बहुवचन में आते हैं। तो जैसे देखो कुछ उदाहरण दिया है यहाँ पर, हमने पहला उदाहरण लिया है, क पॉइंट की बात करें तो इसमें पहला वाक्य है मेरा दादाजी आया था, और दूसरा वाक्य है मेरे दादाजी आए थे। तो कौन सा वाक्य सही होना चाहिए और कौन सा वाक्य गलत होना चाहिए, यानी आप कौन सा लिखेंगे, मेरा दादाजी आया था या मेरे दादाजी आए थे। तो क्या आप समझते हैं यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, बताइए जल्दी से फटाफट से, क्या होगा। बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया है आप सभी लोगों ने, मेरे दादाजी आए थे, क्योंकि दादाजी जो है वो क्या है, सम्माननीय है, आदरणीय है, तो बहुवचन में उनको रखेंगे हम, तो हमारा वाक्य ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य बताइए, ये ख वाले पॉइंट में बताना है आपको, पॉइंट नंबर ख। पॉइंट नंबर ख हमारा कहता है भगत सिंह फांसी चढ़ गया, और दूसरा पॉइंट है, ये है हमारा पहला वाक्य, ठीक है, और ये है हमारा दूसरा वाक्य। तो बताना है भगत सिंह फांसी चढ़ गया या भगत सिंह फांसी चढ़ गए, तो कौन सा सही होगा, मतलब हमें क्या बोलना चाहिए, भगत सिंह कौन है, भगत सिंह हमारे देश के महापुरुष हैं, हमारे लिए सम्मान्य व्यक्ति हैं, तो हम इनके लिए किस तरह से प्रयोग करेंगे, भगत सिंह फांसी चढ़ गया ये सही होगा या भगत सिंह फांसी चढ़ गए ये सही होगा। तो जल्दी से बताइए फटाफट से, सभी छात्र भाग लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लगभग सभी छात्र सही आंसर दे रहे हैं। दूसरा आंसर सही होगा, भगत सिंह फांसी चढ़ गए। क्यों हमने इस तरह से इसका प्रयोग किया, क्योंकि भगत सिंह जो है वो हमारे लिए क्या है, सम्माननीय है, और जो सम्माननीय, जो आदरणीय होते हैं, हम उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, हम उनको बहुवचन में रखते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा यहाँ हमारे सामने आता है। अगला पॉइंट है, शब्द है अनेक, स्वयं में बहुवचन है, इसका एक वचन एक होता है। जैसे देखो वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने तुम्हें अनेकों बार समझाया, क्या यह वाक्य सही है या यह वाक्य गलत है। अगर यह वाक्य गलत है तो इसमें क्या सही होना चाहिए, वो जल्दी से बताइए फटाफट से। और अब आप लोग होशियार हो चुके हो और आप इसका आंसर बता सकते हो, मैंने हिंट पहले ही दे दी है, तो जल्दी से बताइए फटाफट से। हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से
बताइए, मैंने तुम्हें अनेकों बार समझाया, यह वाक्य सही है? यहाँ पे हमारे छात्र कह रहे हैं कि मैम धरती का बहुवचन क्या होगा? बेटा धरती का कोई बहुवचन नहीं होगा। धरती अपने आप में एक ही है। जो चीज अपने आप में एक है तो उसका बहुवचन नहीं होगा, ठीक है? तो धरती का बहुवचन नहीं होगा। बताइए क्या सही है और क्या गलत है? मैंने तुम्हें अनेक बार, बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया। अनेकों नहीं होता, ध्यान रखिएगा, अनेकों गलत हो जाएगा। क्या होगा? मैंने तुम्हें अनेक बार समझाया है, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी अनेक शब्द तो स्वयं में ही बहुवचन है, तो उसका अनेकों तो हम कर ही नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, यही इसमें गलती है। और इसी तरह से ये हमारी परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। ये एक तरह से कहें कि बहुत एक रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जैसे भी किसी शब्द में आप अनेक वाला शब्द देखो ना, तो तुरंत फोकस करो कि कहीं इसने अनेकों तो नहीं लिख के दे दिया है। तो ये आपको हमेशा अनेकों लिख कर देता है, क्योंकि हम अपनी बोलचाल में अनेकों का प्रयोग करते रहते हैं। तो बोलचाल वाली चीजों से हमें बाहर आना है और हमें सही व्याकरण रूप इसका चुनना है। तो चलिए आगे आता है पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारा, और ये पॉइंट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको बताएगा, जैसे कि हमारे छात्र कभी कभी ऐसे कहते हैं कि मैम मेरी एक समस्या है। समस्या ये है कि कभी तो हमको है लिखना पड़ता है और कभी हमको है लिखना पड़ता है। मतलब कि कभी हमें ये बिना बिंदी के साथ और कभी हमें ये बिंदी के साथ लिखना पड़ता है। तो ये बात तो हमको समझ में आ जाती है कभी कभी कि जो बिना बिंदी के बाद साथ होता है तो वो तो एक वचन है, और जो बिंदी के साथ होता है वो बहुवचन है। तो ये बात हमें समझ में आ जाती है। लेकिन थोड़ा सा जब हमें प्रॉब्लम उस जगह होती है कि जब ऐसा होता है कि कोई सहायक क्रिया आती है, तो सहायक क्रिया जैसे रहा है, यहाँ पर तो कोई बिंदी नहीं आई, लेकिन इसका बहुवचन जब बनाते हैं तो ये आ जाता रहे हैं, तो यहाँ पर बिंदी आ जाती है। और फिर जब हम दूसरा स्त्रीलिंग बनाते हैं रही है, तो यहाँ पर किसी में बिंदी नहीं आई, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो रही हैं, ये आ जाता है। मतलब हमें ये बात समझ में नहीं आती कि किसी सहायक क्रिया के साथ, जो सहायक क्रिया होती है, कि कहीं पर तो दोनों के साथ ही बिंदी नहीं आती और कहीं पर ऐसा होता है किसी एक के साथ बिंदी आती है और दूसरे के साथ किसी में दोनों के साथ बिंदी आती है। हमें यही वाली बात समझ में नहीं आती। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का भी हो सकता है। तो अब इसी बात को समझो कि ऐसा क्यों होता है। हमें ये बात तो पता है कि जहां पर बिंदी आती है वो तो है बहुवचन, और जहां बिंदी नहीं आती है वो है एक वचन। लेकिन समझना हमें इस बात को है कि कहां पर एक के साथ आएगी और कहां पर दो के साथ आएगी। मतलब ऐसा क्या है? तो देखो सिंपल सी बात है, बस आपकी नजरों का फेर है। आपने उसे गौर से थोड़ा देखा नहीं, तो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करो और गौर से देखो। गौर से क्या देखना है कि जो आंसर है वो आपके प्रश्न में ही है, जो आपने सवाल किया है उसी में जवाब है। कि हमने ये वाली बात तो मान ली कि ये हमारा क्या है, एक वचन, और ये हमारा क्या है, बहुवचन, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये एक वचन है और ये एक बहुवचन है, तो हम जानते हैं कि एक वचन और बहुवचन दोनों का रूप कैसा है, एक जैसा है। तो दोनों में अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुवचन वाला जो शब्द होता है उसमें बिंदी लगा देते हैं, और यही हमको समझाती है कि अब ये हमारा क्या हो गया है, बहुवचन हो गया है, ठीक है। उसी तरह से हम जब दूसरे नंबर पे आते हैं, देखते हैं ये पुल्लिंग संज्ञा है रहा, ठीक है, एक वचन है, और इसका जो ह है ये भी एक वचन है। तो जब हम इस रहा का बहुवचन बनाते हैं तो बन जाता है रहे। तो रहा और रहे में तो हम अंतर कर पाते हैं कि जो रहा है वो एक वचन और इसका बहुवचन रहे ये हो जाएगा, तो दोनों में अंतर कर पाते हैं। लेकिन जो ये ह होता है इसमें अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बिंदी लगा देते हैं। तो इसमें बिंदी लग जाती है तो हम पाते हैं कि जो हमारी पुल्लिंग संज्ञा होती है, सहायक क्रिया, उसका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उसके केवल ह में ही बिंदी लगती है, क्योंकि पुल्लिंग संज्ञा का एक वचन और बहुवचन दोनों अलग अलग होता है। जैसे रहा और रहे, तो दोनों अलग अलग होता है, मतलब हमको पहचान करना आसान होता है, इसलिए हम उस पर बिंदी नहीं लगाते। अब जब हम स्त्रीलिंग संज्ञा पर आते हैं तो हम देखते हैं रही, ये क्या है, स्त्रीलिंग संज्ञा, और फिर इसका हमारा क्या है, ये जो हमारा ह दिया है ये भी हमारी स्त्रीलिंग के साथ ही लग गई। तो इन दोनों को देखा, ये दोनों ही हमारे क्या है, एक वचन है। अब जब इन दोनों का ही हम बहुवचन बनाने जाते हैं तो हम इस रही का जब बहुवचन बनाने जाते हैं तो रही का बहुवचन रही हो गया और इस ह का बहुवचन ह हो गया। अब दोनों में ही कोई अंतर नहीं होता है, तो कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक जैसे होते हैं। तो दोनों में एक वचन और बहुवचन का अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी बिंदी लगा देते हैं और इसमें भी बिंदी लगा देते हैं। और यही कारण होता है कि जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती हैं, यानी स्त्रीलिंग क्रियाएं जो होती हैं, स्त्रीलिंग सहायक क्रियाएं जो होती हैं, उनमें क्या हो जाता है, फिर हम दोनों में ही बिंदी लगा देते हैं। अब जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं, एक आए दो आए, तो जितनी आती है उन सब में बिंदी लगा देते हैं। तो यही कारण होता है कि कई बार हम देखते हैं कि जो हमारी पुल्लिंग सहायक क्रिया है उसमें किसी एक शब्द पर बिंदी होती है, और जो हमारी स्त्रीलिंग सहायक क्रिया है उसमें दोनों शब्दों पर क्या होती है, बिंदी होती है। तो बस एक छोटी सी चीज है, और इसको हमने इस नजरिए से देखा ही नहीं, इसलिए हमको इसमें डाउट रहता है, हमें ये चीज समझ में नहीं आती, हमसे गलती होती रहती है। तो इसमें यहाँ पर अब इसके बाद आप लोगों से कोई गलती नहीं होगी। बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से सीख पा रहे हैं। तो ये पॉइंट थे जो हमारे वचन में बच गए थे। तो यहाँ पे मैंने आज आप लोगों को इसके बारे में बताया। हम लोगों ने जो यहाँ पे पॉइंट पढ़े, कौन कौन से हमने पॉइंट पढ़े पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो ये पीडीएफ कहाँ से लेनी है। सबसे पहले तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, निधि अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें यहाँ पर जो दिया हुआ है यूट्यूब पीडीएफ, यहाँ पर जाकर आप इसमें देख सकते हैं। इसमें बॉक्स आपका बना हुआ होगा सामान्य हिंदी के नाम से, तो वहाँ पर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं जो मैंने यहाँ पे अभी बताई है। तो मैंने आज आपको क्या सिखाया, मैंने आज आपको सिखाया कि जो सविभक्ति रूप में
हमारे जो बनता है सविभक्ति रूप, हम किस तरह से बनाते हैं, हमारे जितने भी शब्द होते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग है चाहे वो पुल्लिंग है, जब उनके साथ यानी उन संज्ञाओं के साथ यदि कोई कारक चिन्ह लगा होता है और तब हम उनका बहुवचन बनाते हैं, तो उन सभी संज्ञाओं के साथ उनका बहुवचन बनाने के लिए हम या तो ओ का प्रयोग करते हैं या तो यो का प्रयोग करते हैं। और ओ और यो के प्रयोग में भी अगर हम अंतर देखना चाहें तो हम देखते हैं कि जो हमारी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग संज्ञाएं इकारांत होती हैं, ई इकारांत, या तो छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, इकारांत होती हैं, उनके साथ हम यो का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी संज्ञाओं के साथ हम केवल और केवल ओ का प्रयोग करते हैं। ये चीज हमने यहाँ पर जानी थी। उसके बाद हमने कुछ उदाहरण देखे थे, उदाहरण के बाद हमने वाक्य प्रयोग किया था, और वाक्य प्रयोग के बाद पॉइंट नंबर तीसरा हमने देखा था, पॉइंट नंबर दूसरा, जिसमें हमने जाना था कि जो हमारी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, आकारांत पुल्लिंग। आकारांत पुल्लिंग संज्ञा यदि कारक चिन्ह के साथ आ जाती है तो उसका जो बहुवचन होता है, यानी जो उसका एक वचन होता है, वो एक वचन आकारांत को हटाकर क्या हो जाता है, एकारांत हो जाता है, यानी अगर उसके साथ कारक चिन्ह लग जाए तो। जैसे हमने उदाहरण में देखा था कि लड़का पढ़ रहा है, अब लड़का के बाद अगर यहाँ कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, लड़के, ठीक है, तो यानी वो एक वचन में ही रहता है। जैसे हमने कहा कि लड़के ने पढ़ाई की, तो यहाँ पे लड़का का बहुवचन लड़के होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, एक वचन हो जाता है। तो क्यों होता है, किसकी वजह से हो जाता है, कारक चिन्ह की वजह से हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि जैसे शब्द है हमारा कोयला, अगर इसके तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो हम उसे कोयला की खान न लिखकर कोयले की खान लिखते हैं। जैसे लोहा आ गया तो लोहे की हो गया, तो लोहे की होगा ना कि लोहा की। इसी तरह से सोने की होता है, ठीक, इस तरह से ध्यान देंगे। इसके बाद हमने कुछ पॉइंट देखे कि जैसे संज्ञाएं हमारी कुछ ऐसी होती हैं, गण, वृंद, लोग, जन जैसे शब्दों को हम किसी शब्द के साथ लगाकर, सबके साथ नहीं, कुछ शब्दों के साथ लगाकर हम उनका बहुवचन बना देते हैं। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाता है और इसमें हमने उसका उदाहरण देखा। फिर उसके बाद हमने अगला पॉइंट देखा कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, जैसे उदाहरण में हमने यहाँ लिखी, और जो उदाहरण में लिखे इनको बिल्कुल याद कर लेना। जैसे शब्द है प्राण, ये बहुत बार परीक्षा में आता है। शब्द है दर्शन, ये भी परीक्षा में आता है। शब्द है हस्ताक्षर, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इन पर फोकस करिएगा, इन्हें याद करिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट हमने देखा था कि कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, और जैसे हमने शब्द देखा जनता, भीड़, प्रजा, पुलिस, ये ऐसे शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमने देखा कि आदरणीय व्यक्ति, महापुरुष और उच्च पदों पर बैठे हुए या उच्च पदों पर आसीन पुरुषों के लिए, व्यक्तियों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है, ये सब हमारी परीक्षा में आ जाती हैं। आगे अगला पॉइंट हमारा दिया है अनेक, स्वयं में बहुवचन होता है और इसका एक वचन एक होता है, इसलिए अनेक अनेक रहेगा, अनेकों कभी नहीं होगा। और यदि अनेकों दिया है तो वो गलत होता है वाक्य में, तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं। और इसके बाद अंतिम पॉइंट मैंने आपको समझाया, जो है का प्रयोग है वो एक वचन में होता है और है का प्रयोग होता है बहुवचन में। उसी प्रकार से रहा है, रही है का प्रयोग एक वचन में होता है और रहे हैं, रही हैं का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो ये हमें यहाँ पर पता चलता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर अब वचन के बारे में सब कुछ सीख गए हैं।